हेलो एवरीवन। तो एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है द पॉइंट, और ये इस चैप्टर का पार्ट 1 है। तो ये चैप्टर छोटा सा है, इसमें ज़्यादा चीज़ें नहीं है। इसके नाम से पता लग रहा है कि द पॉइंट, इसमें पॉइंट्स की बात की जाएगी। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे एक्सिस से। तो ये तो खैर आपको पता ही होगा कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये पूरी यहां से लेके यहां तक जो मैंने बनाई है ये पूरी क्या है, एक्स एक्सिस है। तो इसे मैं एक्स एक्सिस लिख देता हूं। ऐसे ही जो ये ऊपर से लेके नीचे तक मैंने बनाई है ये क्या है, ये वाई एक्सिस है। तो इस बात को लेकर आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि वाई एक्सिस का मतलब सिर्फ ये है, नहीं। ये पूरी ही लाइन क्या है, वाई एक्सिस है, और ये पूरी लाइन क्या है, एक्स एक्सिस है। जहां पे वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस मिलते हैं उसे हम कहते हैं ओरिजिन, इसे हम ओ से लिखते हैं। अब ये जो मैंने ओ लिखा है इसको लेकर भी कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ये ओ आप चाहे यहां लिखो, चाहे यहां लिखो, चाहे यहां लिखो, कहीं भी लिख दो। ओ ये वाला पॉइंट है जहां पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मिलते हैं, तो इस ओ को हम कहते हैं ओरिजिन। तो ओ क्या हो गया हमारा, ओरिजिन हो गया। ठीक है, एक्स एक्सिस भी हो गया, वाई एक्सिस भी हो गया, ओरिजिन भी हो गया। अब क्या रह गया, अब आते हैं अपने पॉइंट पर। तो मैं अब इस एक्स एक्सिस को जो ये लिखा हुआ है मिटा देता हूं। ऐसी जो ये वाई एक्सिस मैंने लिखा हुआ है इसको मिटा रहा हूं। इसको हम एक्स लिख देते हैं और इसे हम एक्स डैश लिखते हैं, क्योंकि एक्स एक्सिस है इसलिए एक्स से लिख दिया, इधर एक्स इधर एक्स डैश। ऐसे ही वाई एक्सिस पे ऊपर वाई और यहां पर वाई डैश। अब मान लीजिए एक पॉइंट है हमारे पास, एक्स एक्सिस पे मैंने यहां पे लिख दिया 1, यहां लिख दिया 2, और यहां लिख दिया मैंने 3। वाई एक्सिस पे मैंने लिख दिया यहां पे 2, 4, 6। एक पॉइंट है, मान लीजिए वो पॉइंट है आपका 3,6। तो एक पॉइंट दिया हुआ है 3,6। तो इसे आप यहां पे कैसे बनाएंगे, तो 3,6 का मतलब देखिए, एक्स एक्सिस पे आपको 3 जाना है और वाई एक्सिस पे आपको 6 जाना है। तो ये एक्स एक्सिस है, इस पे 3 चलेंगे। 3 यहाँ पे प्लस का है तो इधर प्लस होता है एक्स का, इधर एक्स का माइनस होता है। ऊपर की तरफ वाई प्लस में होता है और नीचे की तरफ वाई माइनस में होता है। ये तो आपको पता ही होगा, नहीं पता तो मैंने आपको बता भी दिया। तो 3,6 है, इसका मतलब देखिए ये है कि आपको x3 जाना है, 1 2 3, यहां पहुंच गए। और y कितना जाना है, 6, y6 जाना है, 1 2 अरे 2 4 6। तो x हम 3 गए, ये पहुंच गए यहां पे। और y6 जाना है, y6 कैसे जाएंगे, 2 4 6, तो y ऐसे जाएंगे। लेकिन हम यहीं से y चलते हैं ना, यहीं से पहले हम x गए 3, फिर y6 जाना है। y6 कहां पे है, ये y6 इसकी सीध में देखिए यहां पर, तो y6 तक जाना है मुझे। तो x तक मैं पहले 3 गया और y6 मतलब यहां पर ये पहुंच गया। तो ये देखिए y6 हो गया और x कितना हो गया, 3। तो यहां मैं पहुंच गया। अब इसको हटा देते हैं। तो इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए मुझे 2 पॉइंट्स की जरूरत पड़ी, 2 कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ी ना, एक x कोऑर्डिनेट और एक y कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट, x 3 और y कितना 6। अब इस पॉइंट को मैं लिख दूंगा 3,6। तो ऐसे ही आपको कोई भी पॉइंट को कहे, मान लीजिए वो कहता है 2,4, x आप 2 चलेंगे और y कितना चलेंगे 4, पहुंच जाएंगे आराम से 2,4 पर। तो इस तरह से अगर आपको पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दे दे, कोऑर्डिनेट्स मतलब उसका x और y दे दे, तो आप आसानी से वहां पहुंच जाएंगे, क्योंकि आपको पता चल जाएगा x एक्सिस पे कितना चलना है और y एक्सिस पे कितना चलना है। तो ये हमारा पॉइंट आ गया 3,6। जो 3,6 है इसे हम रेक्टेंगुलर
कोऑर्डिनेट्स कहते हैं, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स। कहां लिखूं, ये लिखता हूं, ऑफ अ पॉइंट, एक पॉइंट के ये कौन से कोऑर्डिनेट्स हो गए, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स हो गए एक पॉइंट के। अब इस पॉइंट पे मैं एक और तरीके से पहुंच सकता हूं, देखिए एक तरीका था ऐसे चलो 3, फिर ऐसे चलो 6, 3 6 हो गया। एक और तरीका है, वो कैसे, आइए मैं एक और आपको बताता हूं तरीका। इस पॉइंट पे पहुंचना है ना आपको, तो एक काम करते हैं, ये डिस्टेंस नाप लेते हैं कितना है। मान लीजिए इस पॉइंट से जिस पॉइंट तक मैं पहुंचना था वो डिस्टेंस मुझे पता लग जाए कि भाई वो कितना है। मान लीजिए अभी मान रहे हैं, ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू मैं नहीं लिख रहा हूं, मान लीजिए यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस है 4, और ये एंगल पता लग जाए मुझे कि हाँ ये एंगल कितना है, 45 डिग्री। तो इस पॉइंट तक जिसको हम 3,6 कह रहे थे, इस पॉइंट तक या इस पॉइंट को दो तरीके से बता सकते हैं। एक तो 3 बता दो कि x 3 है और y है 6, तो ये पॉइंट के बारे में पता लग गया कि ये वो इस पॉइंट की बात हो रही है। एक और तरीका है कि भाई कह दो कि ओरिजिन से 4 सेंटीमीटर या 4 मीटर जाओ और 45 डिग्री पर जाओ। तो जब तुम 45 डिग्री पे 4 सेंटीमीटर जाओगे और वहां जाके देखोगे तो तुम्हें एक पॉइंट मिलेगा, और वही पॉइंट क्या है, 3,6 है। तो इस पॉइंट को हम दो तरीके से लिख सकते हैं। एक तो 3,6 जिसे मैं रेक्टेंगुलर कह रहा हूं, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स। तो ये कौन से कोऑर्डिनेट्स हो गए, 3,6 रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स हो गए। और इसी पॉइंट को मैं एक और तरीके से कैसे लिख सकता हूं कि ये बता दूं कि ओरिजिन से जाना कितना है, 4 जाना है, और दूसरा एंगल बताना भी जरूरी है कि 45 डिग्री जाना है, तो 45 डिग्री। तो ये जो 4,45 डिग्री मैंने लिखा है वो भी यही पॉइंट है, और 3,6 भी यही पॉइंट है। इसको हम पोलर कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम, पोलर कोऑर्डिनेट्स। अब इसमें भी देखिए, जैसे मैंने कहा कि आपको x और y दोनों पता होंगे तो आप आसानी से इस पॉइंट तक पहुंच जाएंगे। पोलर कोऑर्डिनेट्स में आपको ये 4 पता होना चाहिए और ये 45 दोनों पता होने चाहिए। 4 में आपको ये डिस्टेंस पता होना चाहिए और एंगल भी पता होना चाहिए। देखिए अगर आपको एंगल कहे 45 या 90 है तो फिर आप 4 ऐसे चलने लग जाएंगे, क्योंकि 90 फिर ऐसे बनेगा ना, इसीलिए इन दोनों का ही पता होना जरूरी है। तो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स और पोलर कोऑर्डिनेट्स, तो एक पॉइंट को हम दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए अब हम क्या बात करेंगे, क्वाड्रेंट्स की। अच्छा, जब भी हम किसी पॉइंट को रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स में लिखते हैं, रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिखते हैं, तो उसका एक x और ये y। x को याद रखेंगे, जो ये x होता है, x वाला पॉइंट, उसे हम एब्सिसा कहते हैं। तो जब भी एब्सिसा की बात हो रही है मतलब x वाला जो पॉइंट है उसकी बात हो रही है। और जो y होता है पॉइंट में, पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट होता है उसे ऑर्डिनेट कहते हैं। तो इसको हम अलग से लिख लेते हैं। चलिए पहले यहां मैं लिख देता हूं ऑर्डिनेट। तो यहां मैं लिख देता हूं x कोऑर्डिनेट जो है उसे एब्सिसा कहा जाएगा। और जो y कोऑर्डिनेट होता है पॉइंट का उसे हम क्या कहेंगे, उसे ऑर्डिनेट कहेंगे। तो ये सब बातें आपको ध्यान में रखनी है। तो एक बार ये सब नोट कर लें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं फिर हम। चलिए अब हम बात करेंगे कुछ क्वेश्चंस की। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखते हैं एग्जाम में
किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपको एग्जाम में ऐसे पूछा जाएगा कि ये जो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स हैं किसी पॉइंट के, इसको पोलर कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट कीजिए। आगे हम एक और क्वेश्चन करेंगे जिसमें आपको पोलर कोऑर्डिनेट्स दिए होंगे और आपको रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स निकालने होंगे। तो ये कौन से कोऑर्डिनेट्स है? रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर की पहचान ये है कि यहाँ भी एक इंटीजर होगा और यहाँ भी एक रियल नंबर होगा और यहाँ भी एक रियल नंबर होगा। और पोलर में क्या होता है? यहाँ एक नंबर होता है और यहाँ पे एंगल होता है। ठीक है, तो ये हमारा रेक्टेंगुलर फॉर्म है, इसको हमें पोलर कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट करना है। तो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स को पोलर कोऑर्डिनेट्स में लाना है। अच्छा, एक चीज और हमने मिस कर दी थी, ट्रू फॉल्स वगैरह में आपसे पूछ लेगा, तो ये सब पता रहना चाहिए, नंबर ना कट जाए आपका। इसे एक्स एक्सिस कहते हैं, इसे वाई एक्सिस कहते हैं। और जब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को एक साथ यहां बना दिया गया है तो उसे हम रेक्टेंगुलर एक्सिस कहते हैं। तो ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो रेक्टेंगुलर एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को इकट्ठे बना दिया गया है, या इसे एक्सिस ऑफ कोऑर्डिनेट्स भी कहते हैं। एक्सिस ऑफ कोऑर्डिनेट्स। और जो ये ओरिजिन है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? एक्स भी 0 होता है और वाई भी 0 होता है। ये बातें ध्यान रखनी है। इसके अलावा क्वाड्रेंट्स, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट, ये क्वाड्रेंट्स हो गए। तो ये छोटी मोटी बातें आपको ध्यान रखनी है। चलिए आते हैं अपने वापस सवाल पर। पोलर कोऑर्डिनेट्स निकालने और हमें रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स गिवन है। तो इसके कुछ स्टेप्स हैं, वो स्टेप्स आप ध्यान में रखेंगे। तो मैं वो स्टेप्स आपको बताता हूं, लेकिन इससे पहले मैं इसे रब कर देता हूं एक बार। तो जब भी आपको रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स दिए हों और आपको पोलर कोऑर्डिनेट्स निकालने हो तो क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं? ये सबसे पहले आपको पता है कि एक्स कोऑर्डिनेट है और ये वाई कोऑर्डिनेट है। जो आपका एक्स कोऑर्डिनेट है उसे आप लिखेंगे आर कोस थीटा। तो आर कोस थीटा आपका एक्स कोऑर्डिनेट होगा। और जो वाई कोऑर्डिनेट है -1, वैसे यहां पे दोनों ही सेम है, उसे आप लिखेंगे वाई साइन थीटा। तो आर कोस थीटा लिखकर इज इक्वल टू में एक्स कोऑर्डिनेट लिख देना है, वाई साइन थीटा लिख के इज इक्वल टू में वाई वाला कोऑर्डिनेट लिख देना। ये आपका पहला स्टेप होगा। इसे आप इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए और इसे इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। अगले स्टेप में आपको क्या करना है? फर्स्ट वाली इक्वेशन जो है उसका स्क्वायर करना है और प्लस कर देना है सेकंड वाली इक्वेशन का स्क्वायर करके। नहीं समझ में आया? 2 मिनट रुकिए, समझ में आ जाएगा। ये फर्स्ट इक्वेशन है, इसका स्क्वायर करेंगे हम। तो आर का स्क्वायर कीजिए, आर स्क्वायर। कोस थीटा का स्क्वायर कीजिए, कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू माइनस का जब भी आप स्क्वायर करेंगे तो माइनस गायब हो जाएगा और 1 का स्क्वायर तो 1 आ जाएगा। ये हो गया पहली वाली इक्वेशन का स्क्वायर। इसमें आपको ये इस बात को लेकर कंफ्यूज नहीं होना कि कोस थीटा का जब हमने स्क्वायर किया तो कोस का तो स्क्वायर कर दिया, थीटा का भी तो स्क्वायर करना चाहिए था, ऐसे उसका क्यों नहीं किया? देखिए, कोस थीटा एक सिंगल चीज है, ये बात ध्यान रखिए। कोस और थीटा अलग अलग नहीं है। कोस थीटा एक सिंगल चीज है। अगर मैंने कोस के ऊपर स्क्वायर लिख दिया है तो मतलब पूरे कोस थीटा का ही स्क्वायर हो गया है, ये बात ध्यान रखिएगा। अब सेकंड वाली इक्वेशन का स्क्वायर करते हैं। अरे यहाँ पे y लिख दिया मैंने गलती से, यहाँ r आएगा। ठीक है, इसको ठीक कर लें, यहाँ r आएगा। चलिए अब इसका स्क्वायर करते हैं। तो ये बनेगा आर स्क्वायर साइन थीटा। आप चाहे तो ऐसे ब्रैकेट लगा के इस पूरे का स्क्वायर लिख दें, तब भी एक ही बात है, या साइन के ऊपर आप स्क्वायर लगा दें तब भी एक ही बात है, क्योंकि साइन थीटा एक सिंगल चीज है। तो स्क्वायर कहीं भी लगा दीजिए।
बट यहाँ पे थीटा पे स्क्वायर नहीं लगाना, क्योंकि थीटा पे अगर आप स्क्वायर लगाते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि सिर्फ थीटा का स्क्वायर है। तो यहां इसे लिखते हैं ऐसे, साइन स्क्वायर थीटा, तो लिखना मुश्किल हो जा रहा है, इज इक्वल टू, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो वो प्लस बन जाएगा, प्लस लिखने की जरूरत है नहीं हमें, और 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। साथ में दोनों को ऐड भी करना है, अब चलिए ऐड करते हैं, दोनों को ऐड कीजिए। तो ऊपर है आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 + 1 2। तो ये ऐड हो गया। अगले स्टेप में आप क्या करेंगे, आर स्क्वायर यहां पर भी, आर स्क्वायर यहां पर भी है, आर स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे। तो आर स्क्वायर को हमने कॉमन निकाल लिया, आर स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, तो यहां से आर स्क्वायर बाहर आ गया, अंदर बचा कोस स्क्वायर थीटा, यहां से भी आर स्क्वायर बाहर आ गया, तो यहां क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू में 2। अब देखिए आगे मैं यहां लिख रहा हूं, आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो उसकी जगह हमने 1 लिख दिया, इज इक्वल टू 2, इज इक्वल टू 2 आ गया। आर स्क्वायर मल्टीप्लाई 1, आर स्क्वायर ही आ जाएगा। उसके बाद दोनों तरफ स्क्वायर रूट लगा देंगे, स्क्वायर से रूट कैंसल, आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस √2। लेकिन आपको मैग्नीट्यूड की बात करनी है सिर्फ, तो ये माइनस वाला हटा देंगे हम। जब भी हम किसी का स्क्वायर रूट करते हैं तो प्लस और माइनस दोनों में आंसर आता है, आपको प्लस में आंसर लेके चलना है सिर्फ मैग्नीट्यूड। तो जब प्लस रहेगा तो प्लस का निशान लगाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि निशान नहीं भी लगा रहे तो मतलब प्लस बनेगी। आर की वैल्यू आ गई। अब क्या निकालना है, जब भी हम देखिए पोलर कोऑर्डिनेट्स में लिखते हैं, एक तो हमें आर, वो डिस्टेंस चाहिए होता है। याद कीजिए मैंने आपको बताया था, ऐसे जो ग्राफ बनाया था इसमें, ये जो बताया था आपको कि ये डिस्टेंस और ये एंगल चाहिए, तो ये डिस्टेंस आर वही चीज तो है। अब देखिए हमें एंगल निकालना है, तो एंगल कैसे निकालेंगे, टेन थीटा निकालेंगे। टेन थीटा कैसे आएगा, सेकंड वाली को फर्स्ट वाली से डिवाइड कर दीजिए आप, तो यहां पे सेकंड वाले में क्या है, आर साइन थीटा। जब भी टेन थीटा निकालना हो तो साइन थीटा वाली को कोस थीटा वाली से डिवाइड करना है। और साइन थीटा वाले के सामने था -1, और जो कोस थीटा वाला है उसके सामने भी -1 है। साइन अपॉन कोस टेन बन गया ना, इसीलिए मैं कह रहा था कि साइन और कोस वाले को डिवाइड करना है, क्योंकि साइन डिवाइड बाय कोस टेन होता है। ये माइनस से माइनस कट जाएगा, 1 आ जाएगा। तो टेन थीटा की वैल्यू 1 आ गई। अब आपको ये सोचना है कि टेन, ये थीटा एंगल कितने एंगल पर 1 आता है। जब थीटा की वैल्यू देखिए 45 डिग्री होती है, जब यहाँ पे 45 डिग्री होता है तो आंसर कितना आता है, 1। तो एंगल कितना आ गया, 45 डिग्री। लेकिन रुक जाइए, अभी सवाल खत्म नहीं हुआ है। इसमें ये बात ध्यान रखनी है आपको कि x भी माइनस में है और y भी माइनस में है। एक बार चलते हैं अपने क्वाड्रेंट्स में, x y x डैश y डैश। फर्स्ट क्वाड्रेंट में x भी प्लस का होता है और y भी प्लस का होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में x माइनस का होता है और y क्या होता है, प्लस का। थर्ड क्वाड्रेंट में x भी माइनस का होता है और y भी माइनस का होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में x प्लस का होता है और y माइनस का होता है। हमारा जो ये पॉइंट था, इसमें x भी माइनस है और y भी क्या है, माइनस, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में हम, किस क्वाड्रेंट में हम, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो आपका जो ये एंगल आएगा ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, और थर्ड क्वाड्रेंट में आप इसे ऐसे नहीं लिखेंगे, सिर्फ 45 नहीं लिखेंगे। जब भी आप थर्ड क्वाड्रेंट में हो तो जो भी आपने एंगल निकाला है उसमें 180 ऐड कर देंगे, या फिर कई बुक्स में ऐसे भी लिखा होता है 180 में से जो भी आपने एंगल निकाला है उसे माइनस कर देंगे।
ठीक है, अगर हम 180 में से ऐड करते हैं तो आंसर देखिए आपका आ जाएगा 225 डिग्री। माइनस वाला भूल जाते हैं, वो नेगेटिव होता है, वहां भी माइनस एक और लगाना पड़ेगा, फिर आपको वो ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। तो ये आ गया 225 डिग्री। तो आप इसे डिग्री में ना छोड़कर रेडियन में लिख दीजिए, क्योंकि एंगल को रेडियन में एक्सप्रेस किया जाता है मेनली। तो ये 225 डिग्री है, इसे रेडियन में कन्वर्ट करेंगे कैसे, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कटिंग करते हैं इसकी 5 से, 5 3 जा 15 और उसके बाद 30, 5 4 जा 20 और 5 5 जा 25। अभी ये 3 से फिर कट हो जाएगा, 1 2, इसको भी 3 से कट कर दीजिए 15, फिर ये 3 से कट हो जाएगा, तो 5/4 पाई, 5/4 पाई। तो फाइनल आंसर यानी कि जो पोलर कोऑर्डिनेट्स होंगे, मैं यहां लिख रहा हूं, तो जो पोलर कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे, एक तो आर हमारा आया था √2, तो √2 कॉमा 5/4 पाई। तो ये आ गए पोलर कोऑर्डिनेट्स -1 और -1। तो इसका मतलब तो आप समझ ही गए होंगे कि हमारा जो पॉइंट है उसे हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, ऐसे भी दिखा सकते हैं। तो इस तरह से आप पोलर कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स को।